हेलो गाइस, आई एम शिवराज पाटीदार। हम उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे। हम सोल्व कर रहे हैं पीईबी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम टेक्निकल पोर्शन सोल्व कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम 2 सितंबर 2018 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 4 सितंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। और इसके पहले हम आपको बता दें, यदि आप पीईबी सब इंजीनियर की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें नेविगेट इंस्टीट्यूट के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप ऑफिस नंबर 227 वेदा कॉम्प्लेक्स, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर पर संपर्क कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आप हमें 7869349004 पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका 2018 का 4 सितंबर का पेपर, जिसमें आपसे पहले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, क्या टाइप ऑफ डोर टू बी प्रोवाइडेड वेयर विड्थ ऑफ ओपनिंग इज लार्ज एंड हिंज्ड एंड शटर इज नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स जिसका ओपनिंग एरिया का आप दिया है आपको लार्ज हो और हिंज्ड हो, बट उसमें शटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, मतलब उसने ओपनिंग एरिया में आपने शटर प्रोवाइड नहीं की है। तो जिसमें आपको ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा डोर होगा, उसको मैं कौन सा डोर पढ़ता हूं। तो आपको ऑप्शन दिया है कोलैप्सिंग डोर, सेकंड है ऑप्शन आपका क्लेज्ड डोर, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रेस्ड डोर, फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्लश डोर। ओपनिंग एरिया मीन्स यदि आपका लार्ज दिया है उसने, तो ओपनिंग एरिया यदि आपका इस प्रकार से लार्ज है तो इसे ओपनिंग एरिया में जनरली आप क्या प्रोवाइड करते हैं, शटर। बट उसने प्रोवाइड किया है, मेंशन किया है कि यदि मैंने शटर नहीं प्रोवाइड किया होगा तो मैंने क्या प्रोवाइड किया होगा। तो मैंने क्या प्रोवाइड किया होगा, कुछ इस प्रकार से डोर रहते हैं आपका इस ओपनिंग एरिया में। आपने ये यहां पर हिंज्ड रहेगा, ये डोर यहां पर आपका कुछ इस प्रकार से हिंज्ड रहेगा, और ये डोर फ्रेम आपका इस प्रकार से। तो मीन्स इस प्रकार से डोर यहां से स्लाइड हो सकता है। ये आपने देखे होंगे डोर, ये इस प्रकार से ये स्लाइड हो सकता है। तो ऐसे डोर को पढ़ता हूं मैं एज अ कोलैप्सिंग डोर। मीन्स जिसमें ओपनिंग एरिया लार्ज है आपका और जहां पर आपने शटर प्रोवाइड नहीं किया है और जो हिंज्ड है, तो उसको मैं पढ़ता हूं एज अ कोलैप्सिंग डोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका कोलैप्सिंग डोर, जिसमें लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्लेज्ड डोर। तो ग्लेज्ड डोर क्या होते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट डोर हो आपके, डोर कौन सा हो आपका, जो दरवाजा है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो। ग्लेज मीन्स एज अ ग्लास प्रोवाइड किया हो आपने, तो वो आपका कहलाएगा एज अ ग्लेज्ड डोर। जैसे ये आपका कोई डोर है, इस डोर में यदि आपने एज अ ग्लास प्रोवाइड किया है, ग्लास का यूज किया है, तो वो आपका एज अ ग्लेज्ड डोर कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन था आपके पास ब्रेस्ड डोर। तो ब्रेस्ड डोर क्या होता है, यदि इसमें आपने ब्रेसिंग प्रोवाइड कर दिया है। ब्रेसिंग मीन्स इस प्लेन फ्रेम में आपने कुछ डिजाइन के रूप में ये इस प्रकार से प्रोवाइड कर दिया है जिग-जैग वे में। तो इसको जो जेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हो आप ब्रेस्ड। तो ब्रेस्ड के साथ में जो डोर हुआ वो आपका हो गया ब्रेस्ड डोर। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लश डोर। फ्लश डोर मीन्स जो जनरली आपके डोर घर में यूज होते हैं, ये आपका एज अ फ्लश डोर मीन्स जिसमें एक ही आपकी फ्रेम रहती है या एक ही, जिसको फाटक बोलते हैं, तो उसको बोलते हो आप एज अ फ्लश डोर। क्या पढ़ते हैं उसको, फ्लश डोर। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास रिवर्स कार्व। रिवर्स कर्व इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर 1
वर्टिकल कर्व होता है क्या, हॉरिजॉन्टल कर्व, सेग कर्व और समिट कर्व। इन चारों में से रिवर्स कर्व किसका टाइप है या किसका एग्जाम्पल है? तो जो रिवर्स कर्व है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसका क्वेश्चन है, जनरली आपका ऐसा कर्व से या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। तो रिवर्स कर्व किसका एग्जाम्पल है? तो दो प्रकार के जनरली मैं कर्व यूज करता हूं। यदि मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, मेरा रोड कुछ इस प्रकार से है, हाईवे या मेरा रोड इस प्रकार से मीन्स ट्रैफिक मूव कर रहा है और अब मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, तो मीन्स इस साइड जाते हुए अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहां पर मैं इस प्रकार से नहीं जा सकते हो। आप इस प्रकार से रोड प्रोवाइड नहीं कर सकते एज ट्रेंगुलर फॉर्म में, ऐसा प्रोवाइड आप रोड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इस ट्रेंगुलर या डायरेक्शन चेंज करने के लिए या ट्रेंगुलर सेक्शन को रिमूव करने के लिए यहां पर एक कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है? कर्व। और इसी कर्व को मैं पढ़ता हूं एज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व में कब यूज करता हूं? जब मुझे डायरेक्शन चेंज करना हो। हॉरिजॉन्टल कर्व it used to change the direction of traffic। इस रोड पर जो ट्रैफिक मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया होगा। इसी हॉरिजॉन्टल कर्व में यदि आप आगे और मूव कर रहे हैं, यहां पर फिर आपका एक टर्न आ चुका है, यहां पर फिर आपका एक टर्न आया है, तो इस टर्न को रिमूव करने के लिए फिर आपने, या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फिर आपने यहां पर एक कर्व प्रोवाइड किया है, तो फिर आपका एक हॉरिजॉन्टल कर्व हुआ। ये दोनों हॉरिजॉन्टल कर्व यदि आपके क्या हो, पास पास में हो या एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हो, तो इसी को तो मैं रिवर्स कर्व पढ़ता हूं। यही क्या है मेरा रिवर्स कर्व। एक कर्व मेरा ये है और एक कर्व मेरे ये हैं। इन दोनों कर्व को मैंने जब ज्वाइंट किया तो ये एज अ रिवर्स कर्व बना। रिवर्स कर्व मीन्स जिसमें एक के सेंटर के ऊपर आपका कर्व रहता है, तो दूसरे के सेंटर के आपका अपोजिट या नीचे आपका, दोनों के सेंटर के अपोजिट में आपके ये कर्व कहलाते हैं। इसको पढ़ता हूं मैं एज अ रिवर्स कर्व। वर्टिकल कर्व कब यूज करता हूं? जब मुझे ग्रेडियंट चेंज करना हो। ग्रेडियंट मीन्स मुझे ट्रैफिक की हाइट चेंज करना हो या मेरा जो ग्राउंड लेवल है यदि वो चेंज हो रहा है, तो वहां पर वर्टिकल कर्व एग्जिस्ट होंगे या फिर आएंगे। जैसे आपका ग्राउंड इस प्रकार से है, आपका ग्राउंड का लेवल अभी यहां पर है और अब आपको इस लेवल पर जाना है, तो इस लेवल पर जाने के लिए आप रोड इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार से आप रोड नहीं बना सकते हैं। तो इस फॉर्म को या इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एक कर्व प्रोवाइड कर दिया इस प्रकार से। तो अब आपका ट्रैफिक यहाँ से मूव करते हुए इस प्रकार से इस हाइट पर आ जाएगा। अभी इस हाइट पर आपका व्हीकल था, जो अब आपका इस हाइट पर, तो ये जो मैंने कर्व प्रोवाइड किया है यहाँ पर, वो कहलाएगा मेरा एज अ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व, इस कर्व को पढ़ता हूं मैं एज अ वर्टिकल कर्व। ये कर्व मेरा क्या कहलाता है? एज अ वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल कर्व में जनरली मेरे दो प्रकार के कर्व होते हैं। तो वर्टिकल कर्व में कब प्रोवाइड करता हूं? ग्रेडियंट चेंज करने के लिए। तो वर्टिकल कर्व आपके दो प्रकार के हुए। यदि आपका कर्व रोड इस प्रकार से जा रहा है एंड देन रोड का लेवल इस प्रकार से नीचे चला गया है, मीन्स ये आपका कुछ चढ़ाई आई एंड देन आपका ढलान आया है, ये चढ़ाई एंड देन ढलान, अपवर्ड ग्रेडियंट देन डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो यहां पर आपका इस प्रकार से कर्व प्रोवाइड करोगे, मीन्स ट्रैफिक आपका अब यहां से मूव करेगा इस प्रकार से। तो ये जो कर्व कहलाता है इसको मैं पढ़ता हूं एज समिट कर्व। मीन्स ये वर्टिकल कर्व का कौन सा टाइप है? समिट कर्व, जहां पर इस प्रकार से आपका कर्व आता है कि यदि मेरा पहले क्या हो, अपवर्ड ग्रेडियंट मीन्स एज अ पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता हूं एंड सेकंड हो मेरा नेगेटिव ग्रेडियंट। तो मेरा
जनरली समिट कर्व एग्जिस्ट करता है। जनरली हमेशा जरूरी नहीं कि आपका पॉजिटिव पहले आएगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट एंड डाउनवर्ड, तब आपका हमेशा समिट ही आएगा, ये रेयर केस में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेग कर्व या फिर वैली कर्व। मीन्स पहले आपका ढलान आया एंड देन आपको चढ़ाई करना है, तो तब आपका यहां पर जो कर्व आता है वो इस प्रकार से झूले टाइप का दिख रहा है आपको, झूले टाइप का, तो इसको मैं पढ़ता हूं एज अ सेग कर्व। सेग मीन्स झूलना, तो इसी को सेग कर्व या खाई जैसा दिख रहा है आपको, या खाई में जो प्रोवाइड करते हैं उसको पढ़ते हैं आप वैली कर्व। तो या तो आपका सेग कर्व या वैली कर्व कहलाएगा, ये भी आपका वर्टिकल कर्व है, तो इनमें आपके ये कर्व कहलाते हैं। बट यहां पर पूछा गया है आपसे रिवर्स कर्व किसका एग्जाम्पल है, तो रिवर्स कर्व जो है आपका वो आपने बताया है किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल कर्व का। हॉरिजॉन्टल कर्व में रिवर्स कर्व एग्जिस्ट होता है, उसमें आता है, मीन्स उसका एग्जाम्पल हुआ आपका रिवर्स कर्व। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन द, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन दी, मतलब किसमें आप कंजम्पशन ऑफ वाटर को कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हॉटर क्लाइमेट, गर्म जलवायु में, या फिर आपका गुड क्वालिटी वाटर कंडीशन में। थर्ड कंडीशन है आपके पास मॉडर्न लिविंग में, मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड मॉडर्न हो तब आप पानी का कम यूज करेंगे, या मीटरिंग सिस्टम लगा दिया जाए तब आप पानी का कम यूज करेंगे। मीन्स यदि आपको किस समय में आप पानी का उपयोग, या कस्टमर जो हैं या जो आम जनता है, तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करें या किस प्रकार से पानी का सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि आप कम से कम उसका यूज करें। तो कब कम यूज करेंगे, तो हमें पता है हमें जो भी चीज़ कोई फ्री में मिलती है तो हम उसका मिस यूज़ भी करते हैं। क्या करते हैं, मिस यूज़। जैसे पानी जनरली फ्री में मिलता है तो हम उसका मिस यूज़ करते हैं, जैसे हमने नल का यूज़ नहीं है फिर भी नल चालू है, तो इस प्रकार से हम मिस यूज़ करते हैं क्योंकि पानी हमें फ्री में मिलता है। बट बिजली हमें पैसे से मिलती है या उसका कुछ चार्ज होता है, मीटर रीडिंग की यूनिट बनती है और उससे हमारा चार्ज और मीटर का बिल आता है। तो हम फालतू में या जब भी मुझे ज़रूरत नहीं होती है मैं लाइट को बंद कर देता हूँ। घर की लाइट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइट जलेगी ज़्यादा तो बिल ज़्यादा आएगा। बट पानी में ऐसा नहीं है, तो अगर पानी में भी ऐसा प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप वाटर का कंजम्पशन क्या करेंगे, कम से कम यूज़ करेंगे। वाटर का कंजम्पशन क्या करेंगे आप, कम से कम करेंगे। मीन्स पानी का उपभोग कम से कम करेंगे। तो मीन्स मीटरिंग सिस्टम यदि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, मीटरिंग सिस्टम मीन्स आपको अगर जितना पानी यूज करोगे उसका चार्ज ले लिया जाए तो आप पानी का यूज जितना लगेगा उतना ही करोगे। इसको बोलते हैं आप पानी का कंजम्पशन डिक्रीज करने के लिए मीटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा प्रोवाइड करते हैं, मीटरिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, अ क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट इन कंपैरिजन टू अ सिलेंडर ऑफ कॉन्क्रीट इज एक्सपेक्टेड टू गिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मीन्स क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ, यहां पर आपको रिलेशन बताना है कि जो क्यूब की स्ट्रेंथ रहेगी, ये तो पता है कब किसकी चेक कर रहे हो, कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो। मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लो FCK से, ये FCK से आई क्यूब की। और नेक्स्ट है आपका उसी कॉन्क्रीट को आपने सिलेंडर में चेक किया। किस में किया है आपने, कॉन्क्रीट को आपने क्यूब की बजाय आपने सिलेंडर यूज किया है। तो सिलेंडर जो स्ट्रेंथ देगा और क्यूब जो स्ट्रेंथ देगा, उन दोनों की स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आएगा, सेम रहेगी या कम ज्यादा रहेगा, ये क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, जो क्यूब है आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर आपका क्यूब की स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ देता है। मीन्स क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि यदि मैंने सिलेंडर बनाया इस प्रकार से उस कंक्रीट का,
अब इसको मैं यूटीएम या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से इसको टेस्ट कर रहा हूं। इसकी क्या निकाल रहे हो आप? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मीन्स आप यहां पर इसको चेक कर रहे हो। तो ये क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से बेंड हो सकता है, ये इस प्रकार से बेंड हो सकता है। तो इसके कारण इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी या फिर ये स्ट्रेंथ आपको कम देगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इस क्यूब में आप जनरली बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि क्यूब की साइज आपकी क्या होगी? कम रहेगी। कितनी होती है जनरली? 15 सेंटीमीटर। इस क्यूब की साइज कितनी रहती है आपकी? जनरली 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी सिलेंडर स्ट्रेंथ से। कितनी ज़्यादा रहती हैं? जनरली 15% ज़्यादा रहती हैं आपकी। कितनी रहती हैं? मोर देन 15% स्ट्रेंथ गिवन बाय सिलेंडर। मतलब सिलेंडर जो मुझे स्ट्रेंथ देगा उसकी 15% स्ट्रेंथ और ज़्यादा देगा मेरा क्यूब। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? मोर देन या मोर बाय 15%। मीन्स क्यूब की स्ट्रेंथ, उसने पूछा था कि क्यूब की स्ट्रेंथ आपकी सिलेंडर की स्ट्रेंथ से कैसी होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी? तो मेरी क्या होगी? 15% ज़्यादा होगी सिलेंडर की स्ट्रेंथ से क्यूब की स्ट्रेंथ। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड। एक मैं ग्रिड बनाता हूं और उसमें ऑप्शन दिया है आपको, क्या होगा? इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम नेट, फ्लो नेट और विस्कोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इन चारों में से कौन सी ग्रिड बनेगी यदि मैं इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन को कनेक्ट करता हूं? ग्रिड बना रहे हो आप, ग्रिड मीन्स जाली बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक जाली बना रहे हो जिसमें आपने ये कुछ स्ट्रीम लाइन लिए हैं। स्ट्रीम लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज अ साई से। स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एज साई से। तो ये स्ट्रीम लाइन लिया मैंने इमेजिनरी, और ये होती है आपकी फाई लाइन जिसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज अ इक्विपोटेंशियल लाइन। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, ये बन गई आपकी ग्रिड। ये क्या बन गई आपकी? एज अ ग्रिड। तो इस ग्रिड को क्या पढ़ता हूं मैं? ये पूछा गया है। इस ग्रिड को क्या पढ़ते हो आप? आ गया होगा आंसर आपके दिमाग में। कौन सा है आपका? फ्लो नेट। मीन्स इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन को एक कनेक्ट करता हूं, ग्रिड बनाता हूं, तो मुझे फ्लो नेट प्राप्त होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन मेरा इक्वल पॉइंट ऑफ हेड रिप्रेजेंट करता है या इक्वल पॉइंट ऑफ टोटल हेड रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रीम लाइन मेरा क्या प्रेजेंट करता है? फ्लो। क्या फ्लो करता है? वाटर फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आपका इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रीम लाइन जा रही है, तो इस डायरेक्शन में आपका डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड इक्विपोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट्स द टोटल हेड। और जो आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन होती हैं, ये दोनों आपकी कैसी होती हैं? एज अ 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर किस प्रकार से? ये भी कर्व में होती हैं और ये भी आपकी कर्व में होती हैं। तो कर्व में अगर किसी लाइन का 90 डिग्री पर होना, दोनों आपकी कर्व में है, तो कर्व में लाइन का 90 डिग्री होना, ये कहलाता है आपका ऑर्थोगोनल। क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब भी 90 डिग्री होता है, बट ये दोनों कर्व लाइन मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको बोलता हूं मैं ऑर्थोगोनल। देन क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा कोड में स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन के लिए यूज करता हूं? कौन सा कोड? IS 456, सेकंड ऑप्शन IS 875 और IS 1893, एंड फोर्थ ऑप्शन इज IS 800 2007। इन चारों ऑप्शन में से मैं स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन करने के लिए कौन सा कोड यूज करता हूं? IS 456 यूज करता हूं मैं RCC स्ट्रक्चर की डिजाइन करने के लिए। IS
875, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो जनरली जैसे आपका पार्ट 1 है डेड लोड डिजाइन करने के लिए, सेकंड पार्ट है आपका इम्पोज्ड लोड या इसी को आप पढ़ते हैं लाइव लोड को डिजाइन करने के लिए, एंड थर्ड है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस IAS 875 पार्ट 3। ये क्या है आपके इसके पार्ट। तो पार्ट 1 यूज होता है डेड लोड डिजाइन करने के लिए, पार्ट सेकंड है इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड डिजाइन करने के लिए, एंड पार्ट सेकंड है आपका विंड लोड डिजाइन करने के लिए। मींस किसी स्ट्रक्चर में मुझे विंड लोड के लिए फार्मूला और कैलकुलेशन करना है तो मैं IAS 875 पार्ट 3 का यूज करता हूं। एंड देन आपके पास कोड है IAS 1893। उसी प्रकार अगर मुझे अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है तो मैं यूज करता हूं IAS 1893। कौन सा कोड यूज करता हूं? IAS 1893 अर्थक्वेक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के लिए। एंड देन क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन था IAS 800। इसका यूज करता हूं मैं स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। किसको डिजाइन करने के लिए? स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के लिए मैं IAS 800 2007 का यूज करता हूं। तो आंसर होगा मेरा स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए मैं IAS 800 2007 का यूज करता हूं। ये आपका एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये कोड किसके लिए है आपका। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी एग्जाम में आपके जनरली 1 या 2 कोड के बारे में आपको पूछ ही लेते हैं किसी भी तरीके से, और व्यापम में तो जनरली आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं कोड बेस्ड। सिंपली आपको कोड का नाम दे दिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कौन सा कोड यूज करता हूं। तो आपको कुछ कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट कोड आप पढ़िए और उनको याद कीजिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 डैश is the apparatus in which turbidity is measured as a function of intensity of light scattered as it passes through the water sample। means ऐसे apparatus को मैं क्या पढ़ता हूं जिसमें मैं turbidity मेजर करता हूं। क्वेश्चन है आपका environmental engineering से, आप उसकी turbidity मेजर कर रहे हो, और turbidity कैसे मेजर करता हूं मैं? उस apparatus में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब में लाइट उसके अंदर, जैसे आपका ये बीकर है, ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा यूज करते हो आप, बैरोमीटर, टिंटोमीटर, कलरीमीटर और नेफ्लोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस आप यूज करते हो टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, जिसमें आप लाइट को उस पानी के अंदर इंजेक्ट करते हो। जैसे आपका ये कोई पानी है जिसकी आपको टर्बिडिटी मेजर करना है, तो यहाँ पर आपने लाइट इंजेक्ट किया होगा तो कितनी डेप्थ तक चली जाती हैं, वो उसकी कहलाती हैं NTU, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट। NTU वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट। यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा होंगे पार्टिकल, क्या होंगे आपके इसमें? इम्प्योर पार्टिकल ज़्यादा हुए आपके, अगर मीन्स टर्बिड पार्टिकल या जो कण है, टर्बिड मीन्स जो बारीक बारीक कण है, यदि वो ज़्यादा होंगे तो आपकी जो लाइट है, जो आपकी ये रेस हैं, ये जो रेस है आपका, ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। ये क्या होगा? आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो कण है ये इसको बीच में ही रोक देंगे और वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा अंदर तक चले गए मतलब उसमें टर्बिडिटी कम है, और अगर कम गई मीन्स आपकी उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है। ये कौन बताता है? नेफ्लोमीटर। कौन बताता है? नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर या नेफ्लोमीटर। तो मीन्स नेफ्लोमीटर का यूज करता हूं मैं टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए। एक ऑप्शन में है आपके पास बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का यूज करता हूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए आप यूज करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो एज अ बैरोमीटर। नेक्स्ट है आपका टिंटोमीटर। तो किसी इम्प्योर पानी में आप कलर मेजर करने के लिए इसका यूज करते हो। मीन्स कलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका कलर
मेजर बाय टिंटोमीटर। उसी प्रकार आपके पास है कलरीमीटर। कलरीमीटर, और कलरीमीटर का यूज करते हैं आप यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मींस किसी सॉल्यूशन में उस सोल्यूट का पार्टिकल कितना है या सोल्यूट कितना है आपके पास, उसके लिए यूज करता हूं मैं एज अ कलरीमीटर। तो सोल्यूट इन सॉल्यूशन मींस जैसे किसी एक मटेरियल में दूसरे मटेरियल का कंसंट्रेशन चेक करना। जैसे आपका ये पानी है, इस पानी में यदि आपने ये शुगर पार्टिकल मिक्स किया या शुगर आपने मिक्स किया, तो शुगर का कंसंट्रेशन इस पानी में कितना है, मींस इस पानी में शुगर की मात्रा कितनी है, तो ये आप बताओगे इस कलरीमीटर से। तो यहाँ पर जो शुगर है आपका वो है आपका एज अ सोल्यूट, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका एज अ वाटर। तो इस प्रकार से मैं कलरीमीटर का यूज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ पैसेज फॉर वाटर ओवर अ नेचुरल ग्राउंड हैविंग अ डेक स्लैब ओवर इट एज पाथवे फॉर व्हीकल्स। मींस नेचुरल ग्राउंड पर यदि आपने डेक स्लैब रख दिया है तो उसको मैं कौन सा ब्रिज पढ़ता हूं, कहां पर, यदि मैंने वाटर के सरफेस या मींस जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है उसके बीच में जो नेचुरल ग्राउंड है, उस नेचुरल ग्राउंड के ऊपर मैंने एज अ डेक स्लैब फिक्स कर दिया है, तो उसको कौन सा ब्रिज पढ़ते हो आप, माइनर ब्रिज, स्लैब कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट या ह्यूमन पाइप कलवर्ट। तो यदि मैंने माइनर ब्रिज, क्या होता है माइनर ब्रिज, मीन्स यदि आपने प्लेट, गर्डर और पियर से कुछ छोटा सा ब्रिज बनाया है, छोटा मीन्स छोटे स्पान का ब्रिज बनाया है, तो वो कहलाएगा आपका माइनर ब्रिज। देन है आपका स्लैब कलवर्ट। स्लैब कलवर्ट मीन्स आपने नेचुरल ग्राउंड को कवर करते हुए आपने यहां पर जैसे कुछ आरसीसी स्ट्रक्चर या शीट प्रोवाइड करते हुए इसको अबटमेंट या रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है ताकि आपका ये इरोड होकर बाहर ना आए, और इस प्रकार से आपने यहां पर एज अ डेक स्लैब प्रोवाइड किया है। डेक स्लैब मीन्स जहां से आपका ट्रैफिक मूव करता है, ये आपका ग्राउंड है और इस प्रकार से रोड है। तो इस प्रकार से आपने डेक स्लैब डायरेक्टली कहां पर एज अ नेचुरल ग्राउंड पर बताया है या बनाया है, तो वो आपका कौन सा कहलाता है, स्लैब कलवर्ट। कलवर्ट मीन्स होते हैं आपके छोटे ब्रिज, तो यह कहलाएगा आपका स्लैब कलवर्ट। नेक्स्ट है आपका बॉक्स कलवर्ट, मीन्स यदि आपने इस स्लैब को इस प्रकार से बॉक्स में कन्वर्ट करते हुए किसी ग्राउंड पर बनाया है, तो ये आपका कहलाता है एज अ बॉक्स कलवर्ट। एंड ह्यूमन पाइप कलवर्ट, ह्यूमन पाइप कलवर्ट ये होता है यदि आपने पाइप का यूज करते हुए, मीन्स जो नीचे से आपका पानी डिस्चार्ज होना है वो इन पाइप के थ्रू जाएगा, आपका किसके थ्रू, इन पाइप्स के थ्रू, और यहाँ से आपका ट्रैफिक मूव कर सकता है। तो इसको पढ़ते हो आप ह्यूमन पाइप कलवर्ट। तो आंसर होगा आपका स्लैब कलवर्ट। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्टली नेचुरल ग्राउंड पर स्लैब को रख दिया है, तो इसलिए उसको पढ़ता हूं मैं एज अ स्लैब कलवर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग shear strength of soil is वेन shear टेस्ट, सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट shear टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ट्राई shear टेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है यूसीएस टेस्ट। तो इसमें जो मेरा वेन shear टेस्ट है, वेन shear टेस्ट, उसका यूज करता हूं मैं एज अ फील्ड टेस्ट में, मीन्स फील्ड टेस्ट पर इसको यूज कर सकता हूं। बाकी के जो आपके चारों ऑप्शन है डायरेक्ट shear टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट एंड यूसीएस टेस्ट, ये तीनों आपसे के लैब टेस्ट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, concrete is kept moist for certain period question number 10, concrete is kept for
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, concrete is kept moist for a certain period of time after placement of finishing to enhance its strength and durability. This is called, means उसकी प्लेसमेंट और फिनिशिंग के बाद में आपने कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको गीला करके रखा है, तो उस प्रोसेस को आप क्या पढ़ते हैं? क्यूरिंग, बटरेसिंग, नोगिंग और शोरिंग। इन चारों ऑप्शन में से क्या करते हो, उसको क्या पढ़ते हो? जो आप मॉइस्ट या गीला रखने की प्रोसेस को क्या कहते हो? तो उसको मैं पढ़ता हूं ऐसा क्यूरिंग। क्या पढ़ते हो आप? क्यूरिंग करता हूं उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। किसकी? कंक्रीट की। बटरेसिंग होता है आपका किसी वीक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए यूज करते हो आप बटरेसिंग? ये कोई वॉल स्ट्रक्चर है, तो इस वॉल स्ट्रक्चर में यदि आपका ये वॉल वीक है तो इसको आपने बाहर से इस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये जो आपने प्रोवाइड किया है ये पे कहलाता है आपका बटरेसिंग। क्या कहलाते हैं आपके? बटरेसिंग। एंड सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन था आपके पास नोगिंग। नोगिंग क्या होता है? यदि आपके किसी वॉल में ओपन एरिया आपने छोड़ दिया है, ये वॉल है, इसमें यदि आपने इस प्रकार से ओपन एरिया छोड़ दिया है, ये वॉल है आपकी बट ये ओपन एरिया है। कोई सा जैसे किसी डोर के लिए आपने ओपन किया था बट बाद में आपको लगा कि यहाँ पर डोर प्रोवाइड नहीं करना है, तो इसको मीन्स आपको क्या करना है? अब बंद करना है। तो आपने अब बंद किया है, ये अब यहाँ पर जो भी आपने हेचिंग या फिर आपने यहाँ पर ब्रिक भी प्रोवाइड कर सकते हो। बाद में जो आपने ब्रिक प्रोवाइड किया है, ब्रिक मेसोनरी या चॉइस भी अपने स्टोन से फिल कर दिया है, तो इसको पढ़ते हो आप नोगिंग। इसको क्या पढ़ते हो आप? नोगिंग। देन है आपका नेक्स्ट शोरिंग। शोरिंग क्या होता है? ये आपका कोई स्मॉल टनल या ट्रेंच है, गड्ढा है, जहां पर आपका कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ये सॉइल ग्राउंड है आपके पास और ये सॉइल ग्राउंड है। ये आप इमेज कीजिए, ऐसा आपका यहाँ पर क्या है, इसके अंदर होल बना हुआ है, ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पर भी आपके पास ग्राउंड है। ये साइड से देखते हैं आप तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो ये सरफेस इरोड होकर मीन्स जैसे यहाँ पर मिट्टी है तो ये मिट्टी वापस इस गड्ढे में ना आ जाए, तो इसलिए आप क्या करोगे, या आपने यहाँ पर एक कंक्रीट की वाल बनाना है तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से शीट रख दी होगी, स्टील की शीट, ताकि यहाँ पर आप कंक्रीट फिल कर सकें। अब इस स्टील की शीट को सपोर्ट करने के लिए, इस स्टील की शीट को आपको सपोर्ट करने के लिए आपने क्या प्रोवाइड किया होगा? इसको इस प्रकार से फिक्स कर दिया है। तो ये कहलाते हैं आपके शोरिंग। क्या कहलाता है आपका ये? शोरिंग। तो आंसर होगा आपका concrete is kept moist for a certain period of time after placement and finishing to enhance its strength is called, क्या कहता हूं मैं उसको? क्यूरिंग। Then question number 11, according to IS 399-1963 the weight of timber is to be reckoned at a moisture content। में टिम्बर की स्ट्रेंथ या वेट कितने मॉइस्चर कंटेंट पर लेता हूं या निकालता हूं? तो डायरेक्टली आपका इसका आंसर कितना होता है? 12%। मींस टिम्बर आप में 12% मॉइस्चर होगा, तब उसका आप वेट मेजर करते हैं कि इस टिम्बर का वेट कितना है। कितना? 12% मॉइस्चर होने पर। देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, स्कीमिंग टैंक्स आर यूज्ड फॉर। स्कीमिंग टैंक्स में किसके लिए यूज करता हूं? क्वेश्चन नंबर 12, स्कीमिंग टैंक्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग लार्ज साइज्ड पार्टिकल, रिमूविंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, रिमूविंग सैंड एंड ग्रीट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉलिड्स।
किसको रिमूव करने के लिए मैं स्कीमिंग टैंक्स का यूज़ करता हूँ? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो किसको यूज़ करता हूँ मैं? स्कीमिंग टैंक का यूज़ करता हूँ मैं रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीसेस। ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए मैं स्कीमिंग टैंक का यूज़ करता हूँ, और सैंड एंड ग्रिट को रिमूव करने के लिए ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं सिल्ट एंड सैंड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव सिल्ट एंड सैंड पार्टिकल, स्कीमिंग टैंक used to remove oil and grease and dissolved gases for secondary clarifier। सेकेंडरी क्लैरिफायर के थ्रू आप यूज या रिमूव करते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस। डिजॉल्व्ड गैसेस आप रिमूव करते हैं सेकेंडरी क्लैरिफायर या ट्रिकलिंग फिल्टर से। और लार्ज साइज जो पार्टिकल हैं, स्क्रीनिंग के थ्रू आप करते हैं फ्लोटिंग मैटर, तैरते हुए पदार्थ एंड लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स जैसे कोई बड़े लकड़ी का टुकड़ा हुआ आपका, तो आप स्क्रीनिंग में रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा था स्कीमिंग टैंक्स आर यूज्ड फॉर ऑयल एंड ग्रीस। देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर। पिटोट ट्यूब मैं किसके लिए यूज़ करता हूँ या किसको मेज़र करने के लिए यूज़ करता हूँ मैं पिटोट ट्यूब का? तो पिटोट ट्यूब डिस्चार्ज मेज़र करने के लिए यूज़ करते हो क्या आप? प्रेशर मेज़र करने के लिए, फ्लो और वेलोसिटी एट अ पॉइंट। तो डिस्चार्ज में मेज़र करता हूँ एज अ वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और एल्बो ट्यूब। डिस्चार्ज मेजर्ड बाय वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और एल्बो ट्यूब, एंड प्रेशर मेजर बाय मैनोमीटर, एंड वेलोसिटी एट अ पॉइंट मेजर बाय पिटोट ट्यूब। तो वेलोसिटी मेजर बाय पिटोट ट्यूब, किसके थ्रू मेजर करता हूं मैं? पिटोट ट्यूब के थ्रू। तो 13 क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ वेलोसिटी मेजर बाय पिटोट ट्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 15, शेप टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स आर डन बाय यूजिंग। एग्रीगेट का मैं शेप टेस्ट किसके थ्रू करता हूं? ऑप्शन है आपके पास लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज, सीव्स, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास पेनिट्रेशन टेस्ट डिवाइस, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इन चारों ऑप्शन में से आप किसके थ्रू एग्रीगेट का शेप डिसाइड करते हैं? तो किसके थ्रू करते हैं? लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज। मीन्स उस एग्रीगेट का आप लेंथ और थिकनेस मेजर कर सकते हैं, तो आप बता दोगे कि उसका शेप कैसा है। तो लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज के थ्रू मैं एग्रीगेट का शेप मेजर करता हूं। सीव के थ्रू मैं उसकी फाइननेस मेजर करता हूं। सीव एनालिसिस के थ्रू आप क्या करते हो? एग्रीगेट की फाइननेस मेजर करते हैं। एंड पेनिट्रेशन टेस्ट से मैं उसकी हार्डनेस मेजर करता हूं। पेनिट्रेशन से क्या करते हैं आप? इसके थ्रू आप फाइननेस मेजर कर सकते हैं एग्रीगेट का, एंड पेनिट्रेशन के थ्रू आप करते हैं मेजर हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। एंड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। यूटीएम या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करता हूं। क्या मेजर करते हो आप? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और शेप मेजर करता हूं मैं लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज को मेजर करते हुए। देन क्वेश्चन नंबर 16, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क। क्यूएससी का क्वेश्चन है आपका कि रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क मीन्स
पर आइटम का रेट आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क इज मेजर बाय या कैलकुलेटेड बाय। मीन्स किसके थ्रू आप रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क मेजर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसके थ्रू, मीन्स यदि मेरे पास टोटल कॉस्ट हो किसी प्रोजेक्ट की या आपकी मशीनरी की टोटल कॉस्ट हो एंड टोटल क्वांटिटी, तो आप बता सकते हैं कॉस्ट पर क्वांटिटी। तो मीन्स आपको क्या दे देगा वो, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क, मीन्स कितनी टोटल लागत को आपने टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो पर आइटम की आपको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे यदि आप जैसे 100 kg शुगर परचेज करते हैं 3600 रुपीज में, कितने, 3600 रुपीज में, तो टोटल क्वांटिटी आपने किसमें मेजर की, कितने में मेजर किया, कितने में लाए, ये है आपका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, टोटल क्वांटिटी, मींस इतनी कॉस्ट में आपका इतनी क्वांटिटी आई है। क्वेश्चन नंबर 16, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क मेजर बाय, मींस किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क। मींस यदि आपके पास टोटल कॉस्ट हो किसी प्रोजेक्ट की, उसको यदि आप टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाती है उस पर आइटम की कॉस्ट। मींस कॉस्ट पर क्वांटिटी आपको मेजर कर सकते हो या निकाल सकते हो। जैसे यदि आपके पास 100 किलोग्राम शुगर परचेज करते हो आप 3600 रुपीज़ में, मीन्स टोटल कॉस्ट एंड टोटल क्वांटिटी। तो यदि मुझे एक क्वांटिटी, मीन्स जैसे 1 किलोग्राम शुगर का रेट पर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इस टोटल कॉस्ट में आप टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। इस टोटल कॉस्ट को आप टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं, 36 रुपीज़ पर केजी इज योर पर यूनिट आइटम ऑफ रेट। मतलब प्रत्येक यूनिट का क्या रेट रहेगा, 36 रुपीज़ पर किलोग्राम। उसी प्रकार से यदि आपको प्रत्येक क्वांटिटी का रेट पता करना है तो मैं क्या पता कर दूंगा, टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट टोटल क्वांटिटी। Then question number 17, runoff can be described as part of the water cycle that, runoff can be described as part of the water cycle that, means runoff को मैं किस में मेजर करता हूँ, is absorbed into the ground, is discarded, or third option evaporates or flow over lands as surface water। तो इसमें से रन ऑफ में किसको पढ़ता हूँ या कौन से वाटर को पढ़ता हूँ, तो जो वाटर मेरा अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो हो जाता है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर आपका फ्लो होता है उसी को आप पढ़ते हैं एज अ रन ऑफ वाटर। तो मीन्स फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर इज कॉल्ड एज अ रन ऑफ। देन क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट is an action which produce a large quantity of heat। तो मीन्स सीमेंट का जब हाइड्रेशन होता है तो वो कौन सी रिएक्शन जनरेट होती है या कौन सी रिएक्शंस के थ्रू आपका हाइड्रेशन होता है, हीट इवोल्यूशन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो मीन्स जब भी आप कॉन्क्रीट को हीट कब जनरेट होगा, जब आप इसमें क्यूरिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्यूरिंग करते हैं तो यहां से आपकी हीट जनरेट होती है और इस हीट जनरेट प्रोसेस को मैं पढ़ता हूं एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या पढ़ते हो आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Then question number 19, when drainage is permitted throughout the triaxial test, it is known as. ट्राईएक्सियल टेस्ट में यदि मैंने 2 स्टेज में होता है मेरा ट्राईएक्सियल टेस्ट, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, तो उसने बोला है थ्रो आउट मीन्स पूरे टेस्ट में यदि मैंने उसमें ड्रेन आउट किया है, डिस्चार्ज को होने दिया है, तो वो कौन सा टेस्ट कहलाएगा? यूसी टेस्ट, सीयू टेस्ट, यूयू टेस्ट या सीडी टेस्ट? तो मेरा यूसी टेस्ट कुछ नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है आपका, वो यूडी टेस्ट होता है. कौन सा होता है? यूडी टेस्ट. यूडी मीन्स अनकंसोलिडेटेड और डी मीन्स ड्रेन्ड टेस्ट. तो कौन सा बन गया आपका ये? यूडी टेस्ट. तो यूसी ना होते हुए कौन सा था अब आपका? यूडी टेस्ट. अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट मीन्स पहली स्टेज में मैंने कंसोलिडेशन या ड्रेनेज नहीं होने दिया है, बट सेकंड स्टेज में आपका ड्रेनेज हुआ है. तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बोला गया है कि दोनों स्टेज में मैंने क्या किया है? ड्रेनेज को अलाउ किया है. सेकंड ऑप्शन है सीयू टेस्ट. इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट. कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट मीन्स पहली स्टेज में जो पहली टर्म्स होती हैं वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं एज अ फर्स्ट स्टेज, और जो सेकंड टर्म्स होती हैं वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं एज अ सेकंड स्टेज. तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट मीन्स पहली स्टेज में मैंने कंसोलिडेशन या ड्रेनेज को अलाउ किया है, बट सेकंड स्टेज में मैंने ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया है, तो ये टेस्ट भी नहीं हो सकता है. देन यूयू टेस्ट. यूयू मीन्स अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट. तो ये भी नहीं हो सकता है, मीन्स दोनों में मैंने ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया है. देन है आपके पास सीडी टेस्ट. कौन सा टेस्ट है? सीडी टेस्ट जो है आपका कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट. कौन सा है? कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट मीन्स आपने पहली स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउ किया है और सेकंड स्टेज में भी आपने ड्रेनेज अलाउ किया है. तो ऑप्शन होगा आपका सीडी टेस्ट मीन्स दोनों स्टेज में मैंने क्या किया है? ड्रेनेज को अलाउ किया है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर होगा आपका सीडी टेस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूजुअल पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूजुअल पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज? जो फ्रेश सीवेज होता है आपका, उसका पीएच कितना होता है? मोर देन 7, 0, इक्वल टू 7 और लेस देन 7. तो जनरली जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज मीन्स जो ताज़ा ताज़ा आपका घर से डिस्चार्ज हुआ है. क्या हुआ है? ताज़ा ताज़ा आपका घर से जो डिस्चार्ज हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ फ्रेश सीवेज. जो ताज़ा आपका वेस्ट वाटर घर से डिस्चार्ज हुआ है उसको पढ़ते हो आप फ्रेश सीवेज. और जनरली ये होता है आपका अल्केलाइन नेचर का. किसके नेचर का होता है? आपका अल्केलाइन नेचर का. तो अल्केलाइन नेचर का यदि आपका ये फ्रेश सीवेज है, तो मुझे पता है पीएच ग्रेटर देन यदि 7 होता है तो वो शो करता है आपको अल्केलाइन नेचर. क्या शो करता है? मीन्स उस वाटर में आपका अल्केलिनिटी प्रेजेंट है. और यदि आपका पीएच का कंसंट्रेशन लेस देन 7 है तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है एसिडिक नेचर ऑफ वाटर. तो मीन्स आपसे पूछा गया है फ्रेश सीवेज, क्या होगा आंसर आपका? मोर देन 7, बिकॉज अल्केलाइन नेचर रिप्रेजेंटेड बाय पीएच व्हेन ग्रेटर देन 7. तो आपका वाटर आपका फ्रेश सीवेज रहेगा, उसका पीएच ग्रेटर देन 7 रहेगा या मोर देन 7 रहेगा. सेप्टिक सीवेज, इसका एडवांस आगे का क्या है आपका? सेप्टिक सीवेज. इसमें देख, सेप्टिक सीवेज मीन्स
कुछ समय गुजरने के बाद जो आपका सीवेज सड़ने लग जाता है या डिकम्पोज होने लग जाता है तो सेप्टिक नेचर का बन जाता है। कैसा बन जाता है आपका? सेप्टिक सीवेज। तो सेप्टिक सीवेज का नेचर धीरे धीरे अल्केलाइन से एसिडिक बनता जाता है। कैसा हो जाता है आपका? एसिडिक नेचर का। तो मीन्स उसका पीएच क्या हो जाता है आपका? लेस देन 7। यदि आपको सेप्टिक सीवेज का पीएच कंसंट्रेशन पूछा जाए तो लेस देन 7 एंड फ्रेश सीवेज ग्रेटर देन 7। Then question number 21, in a flexible pavement analysis, it is that the load transfer through layers by, means flexibility pavement में load किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? ऑप्शन है आपके पास, लोड स्ट्रेसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन द टॉप लेयर, मीन्स सारा लोड आपका टॉप लेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, या ऑप्शन नंबर 2 ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू पॉइंट्स ऑफ इफेक्ट कॉन्टैक्ट, या ग्रेन टू ग्रेन होता है या बीम एक्शन के थ्रू होता है, जिस प्रकार से बीम में होता है आपका, मीन्स बीम में जैसे आपका ऊपर कंप्रेशन नेचर और नीचे टेंशन नेचर का लोड ट्रांसफर होता है, इस प्रकार से होता है, या स्लेब एक्शन या स्लेब की तरीके से होता है। तो आपका होता है उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट मीन्स बिटुमिनस जैसे रोड होता है तो उसमें आपका ग्रेन टू ग्रेन होता है। किस प्रकार से होता है आपका लोड ट्रांसफर? ग्रेन टू ग्रेन। जैसे ये आपके यहां पर एग्रीगेट हैं ग्रेवल, तो ये इस प्रकार से आपका लोड इस ट्रेंगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन्स ग्रेन टू ग्रेन फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 22, lead poisoning occurs when the lead contained in water exceed, मीन्स लीड के कारण आपको बीमारी हो सकती है यदि आपका लीड का कंसंट्रेशन जो आप वाटर यूज करने वाले हो उसमें ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा हो जाए? यदि आपका कंसंट्रेशन 0.5 ppm और 0.05 ppm और 0.15 ppm और 0.1 ppm, तो इसमें से कौन सा होगा आपका? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका 0.05 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए आपका लीड का। देन क्वेश्चन नंबर 23, एज पर IS 962-1989 द मिनिमम स्पेस बिटवीन पैरेलल लाइंस इंक्लूडिंग हैचिंग इज, तो क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 0.7 mm, नॉट लेस देन 10 mm और लेस देन 0.7 mm और लेस देन 10 mm। इन चारों में से कौन सी स्पेसिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो जो 962 कोड है आपका, पहले आपको पता होना चाहिए जो IS 962 ये आपका आर्किटेक्चरल बिल्डिंग डिजाइन के लिए कोड है। किसके लिए है? बिल्डिंग डिजाइन के लिए कोड है IS 962। तो इसमें हैचिंग बोला है कि यदि आप किसी में हैचिंग करते हैं, हैचिंग मीन्स जैसे इस प्रकार से पैनल में इस प्रकार से हैचिंग किया है आपने, तो इन दो लाइनों के बीच में कम से कम कितनी स्पेसिंग होना चाहिए? उससे कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम? नॉट लेस देन 0.7 mm। किससे? 0.7 mm से आपका कम नहीं होना चाहिए इस कोड के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 24, एज पर IS 456-2000 द अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, स्टैंडर्ड डेविएशन आप कितना लेते हो अकॉर्डिंग टू IS 456? 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में M10 एंड M15 रिप्रेजेंट करता हूं एज मैं
सिग्मा से, किसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज सिग्मा से, जिसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर। M10 एंड N15 के लिए होता है आपके पास 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 3.5, कितना होता है आपके पास? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड देन है आपके पास M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, जिसके लिए आपके पास है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ग्रेड यदि आपका M30 एंड M55 के बीच में हो, बिटवीन M30 टू M55, तो उसके लिए यूज करते हो आप 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना यूज करते हो आप? 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो IS 456 M25 के लिए मैं यूज करता हूं 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू IS 456। देन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, इफ Q is the total quantity of water required by a town per year in liters and P is the population of town, then the per capita demand of water will be। तो per capita demand of water आप किसके थ्रू निकालेंगे? 2Q upon P into 270, और ऑप्शन नंबर 2 2Q upon P into 365, और Q upon P into 365 और Q upon P इंटू 270। तो किसके थ्रू मैं पर कैपिटा डिमांड निकालता हूं? तो मैं पर कैपिटा डिमांड निकालता हूं यदि एक पूरे साल में मुझे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 ईयर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 ईयर यदि मुझे इतना लगता है, तो पर पॉपुलेशन मीन्स देन क्वेश्चन नंबर 25, if Q is the total quantity of water required by a town per year in liter and P is the population of town, then the per capita demand of water will be। per capita of water कितना डिमांड रहेगा? 2Q upon P into 270 और 2Q upon P 365 और Q upon P 365 और Q upon P 270। तो देखते हैं पर कैपिटा डिमांड निकालना है। पर कैपिटा डिमांड पर डे, पर कैपिटा, कैपिटा मीन्स होता है पर कैपिटा, कैपिटा मीन्स पर्सन, कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना यूज करेगा, मीन्स पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे कितना वाटर कंजम्पशन करेगा। तो ये कैसे निकाल सकता हूं? यदि पूरे साल में आपका क्यू क्वांटिटी, पूरे साल में क्यू क्वांटिटी रिक्वायरमेंट हो रही है पूरी पॉपुलेशंस को, कितना? जैसे आपकी पी कोई पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन को क्यू क्वांटिटी का वाटर रिक्वायर्ड लग रहा है, तो एक साल में एक व्यक्ति कितना यूज करेगा आपका? क्यू अपॉन पी, क्योंकि क्यू क्या है? टोटल इतनी पॉपुलेशन यूज कर रही है, तो हर एक व्यक्ति को कितना यूज किया होगा? क्यू अपॉन पी। और यदि इसको मैं 365 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है पर डे कंजम्पशन। पर डे कंजम्पशन मीन्स पर कैपिटा डिमांड मैं निकालता हूं Q अपॉन P इंटू 365। तो ऑप्शन है आपका Q अपॉन P 365। एंड थैंक्स टू ऑल,